दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक बार फिर तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर पश्चिम एशिया से है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव लगातार गहराता नजर आ रहा है। सवाल केवल मिसाइलों और ड्रोन हमलों का नहीं है, बल्कि अब यह संघर्ष रणनीतिक ठिकानों, समुद्री मार्गों और पूरे क्षेत्र की स्थिरता तक पहुंच चुका है। अमेरिका ने रविवार को ईरान के भीतर 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें किश्म, सीरिक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशेहर, खोदा, बंदर, महशहर, बहबहान, अंदीमैश्क, देचफुल, अहबाज, अबादान और खुरम शहर जैसे कई क्षेत्र शामिल बताए गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के अनुसार कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईंधन टैंक और पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया गया है। साथ ही अहमद अल जावेर एयरबेस के रडार सिस्टम पर भी हमला करने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले IRGC ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले का दावा किया था। संगठन का कहना है कि वहां हेलीकॉप्टर रखरखाव केंद्र, P-8 विमान के हैंगर और अमेरिकी सेना के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। इसी बीच ईरान की ओर से एक और महत्वपूर्ण बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ISNA समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान हर स्थिति में हॉर्मुज की रक्षा करेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी सैन्य तनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ईरान अमेरिका के बीच यह सैन्य टकराव और व्यापक रूप ले सकता है? क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या लगातार हो रहे जवाबी हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन रही हैं? और हॉर्मुज को लेकर दिए गए इस बयान का आगे क्या रणनीतिक महत्व हो सकता है? इन्हीं सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हर सवाल का जवाब लेंगे। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले भूषण दीवान सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। सर, जिस तरीके से पूरी स्थिति पहले देखी है, लेकिन अब जो स्थिति समझ में आ रही है, मिसाइल और ड्रोन से जो हमले किए जा रहे हैं, अब क्या आगे जो युद्ध की बात कही जाती थी कि युद्ध समाप्ति की ओर है, वो तो संभावना नजर नहीं आ रही। तो क्या अब महायुद्ध की आहट है ये? धन्यवाद शिवांगी जी। ये ऐसा ही लग रहा है। ये जो 60 दिन का जो MOU हुआ है, जिसके अंदर पीस अकॉर्ड होना है ईरान USA के बीच में, वो 19 जून को शुरू हुआ था। तो आज 24 दिन है, 24वां दिन आज है। अभी इस सारी बात एक ही है कि ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल उसका रहे। ईरान कहता है आपने, अमेरिका ने 28 फरवरी को आके, आप सब चल रहा था, हॉर्मुज चल रहा था, जहाज आ रहे थे, जहाज जा रहे थे, आपने आके हम पर अटैक किया और हमारे आका को मार भी दिया और कई स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को और कितने हमारे ठिकानों को आपने तबाह किया है। तो हमारे पास तो एक ही वेपन बचा है कि हम हॉर्मुज को पकड़ के रखें। दुनिया त्रासदी में जाती है जाए। ये कारण आपकी वजह से हो रहा है, अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका इस बात को रुकवाना चाह रहा है। ये वर्चस्व है हॉर्मुज की, कंट्रोल की लड़ाई है, हॉर्मुज के वर्चस्व की। आपको तो पता है, ट्रंप ने तो कह दिया हम इसको स्टेट ऑफ ट्रंप कह देंगे बाद में।
तो ये खैर ये जो ईगो की बात है, ट्रम्प जो हॉर्मुज कंट्रोल करने की बात है, और जो 3-4 दिन से ही हो रहा है। ईरान कहता है जो दक्षिण भाग में, हॉर्मुज के दक्षिण भाग में जो ईरानियन, जो ओमानी वाटर से जो रास्ता बना हुआ है, वो इतना गहरा नहीं जितना उत्तर वाला ईरानियन वाटर्स के बाजू में है। तो खैर कई सारे जहाज ओमानी वाटर्स के यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका के शह लेके। तो ईरान को इससे ये नामंजूर है, तो ईरान इन पे गोलियां दाग रहा है और मिसाइल दाग रहा है, और उसके बदले में अमेरिका रिप्लाई कर रहा है बड़ी जोर शोर से। उसके बदले में ईरान अब जो है बहरीन और जीसीसी कंट्रीज, गल्फ, कतार और सऊदी और कुवैत, सब पे अटैक कर रहा है। तो ये बात बढ़ती जाती है। पर सवाल ये है शिवांगी जी, मेन चीज ये है कि देखिए, ये अमेरिका कितना भी डिस्ट्रॉय कर दे ईरान को अमेरिका घुटने में नहीं लेके आ पाएगा। तो ये स्टेलमेट की बात है, वो कर नहीं पाएगा। और सेम टाइप से ईरान जो है सामने से कितना भी सह रहे मार अपनी, तो वो युद्ध को निर्णायक मोड़ पे नहीं लेके जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट। ना वो जीता ना ये जीता। तो इनको देर सवेर जो है इतना खर्चा करना, कुछ करना नहीं है। मेरे को समझ में आता है कि ये टेबल पे बैठ के बात करेंगे। हालांकि इस टेबल पे बैठने बात करने की बात बीच में इजराइल इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि टेबल पे बात हो। तो ये देर सवेर हफ्ता 10 दिन के बाद ये बैठ के बात करेंगे आपस में। और जो बाकी बातें हैं, 60 दिन माने और 35 डेज और बचे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ बात निकलेगी। पर तब तक तो आप समझ सकते हैं, अगर ये जैसे आज 2 दिन से हो रहा है, ये 2-3 दिन और भी रहे, 4 दिन रहे, तो फिर दोबारा $100 भी टच कर सकता है। और अमेरिका सोचता है, ये बड़ी लास्ट पॉइंट, अमेरिका सोचता है कि जो ईरान जो है होर्मुज में रुकावट डाल रहा है, तो अमेरिका के हाथ में पूरी मिलिट्री पावर है, अमेरिका के हाथ में पूरा कंट्रोल है, होर्मुज खोल के रखेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको शिवांगी जी, मुझे मार्केट जाना हो या लड़ाई हो रही, कौन जाता है? वो जाता नहीं है। तो आपस में गोला बारूद हो रहा है, तो जहाज जा नहीं पाएंगे। जब जा नहीं पाएंगे तो रुकावट आएगी और दुनिया के ट्रेड में, ऑयल में तकलीफ होने वाली है। इसलिए ये अमेरिका को सोचना कि बंदूक के दम पे हॉर्मुज खुलवा लेगा, ऐसा होना नहीं है। इसलिए इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंघल सर से समझेंगे। सुशील सर, जिस तरीके से बैठ के बात होने की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी मेज पर बैठ के बातें हुई हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। पहले कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते, वो नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कि ईरान भी नहीं झुक रहा है, वहां से मिसाइल दागी जा रही है तो वहां से ड्रोन दागे जा रहे हैं। ऐसे में सर क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले समय में है, जिस तरीके से भूषण दीवान सर कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में शायद बैठकर बातचीत होगी, क्या संभावना सर लगती है? देखिए शिवांगी जी, बात ये कि जहां तक ये युद्ध की बात है, युद्ध जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब अल्टीमेटली चाहे कितने भी समय युद्ध चले, कोई भी कहीं, अल्टीमेट सॉल्यूशन बातचीत के तरीके से ही निकलता है। अब यह है कि उसके कितने नुकसान के बाद में वो समझौते हो, बातचीत हो, वो अलग बात। तो जहां तक एंड कंक्लूजन है वो तो बहुत क्लियर है मेरे विचार से। जब आई एग्री विद कमांडर दीवान कि जो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली बातचीत के रास्ते से ही साकार होगा, क्योंकि दुनिया में कभी आज तक कभी जो है इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन बात यह है कि ये क्यों, जब एक तरीके से शांति समझौता एक तरीके से हो गया था, फ्रेमवर्क बन गया, उसके बाद में ये जो दोबारा जो शुरू हुआ है, उसकी वजह मेरा विचार है कि इसकी वजह यह है कि जो 14 पॉइंट प्रोग्राम जो तय किया गया था, उसकी टर्म्स बड़ी वेग रखी, क्योंकि उस वक्त शायद ये मीठी जो इनको मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा घुलमुल रखते हैं और बाद में जब बातचीत 60 दिन का समय मिल रहा है उसमें हम बातचीत कर लें। लेकिन दोनों तरफ, ईरान और उधर अमेरिका, दोनों का उद्देश्य जो था वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पर किसका आधिपत्य रहे। ईरान, जैसा कि उनके जो एडवाइजर हैं, सुप्रीम लीडर के, उन्होंने बहुत सही बात कही है कि ये हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, दुनिया में जो है तेल की और बहुत सारी और चीजों की कमी होगी, और उससे प्रेशर पड़ेगा दुनिया पर, सब दुनिया पे सब पर पड़ेगा। वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप शर्तों को मानिए, बातचीत का रास्ता निकालिए, तो जो कि पहले ये भी हुआ। तो ईरान जो है बहुत तरीके से साफ उसने सोच रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उन्हीं के कब्जे में रहे, क्योंकि अदरवाइज उनके पास में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अमेरिकन जो है उनको, अमेरिकन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है और उनको वो दबा करके रखे।
दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप क्लियर हैं कि भाई ये जो ईरान की कोशिश है उसके बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर इस बात को मान लिया गया तो जो ईरान की शर्तें हैं वो सारी मुल्क को माननी पड़ेगी और उनके पास में नेगोशिएशन के लिए जगह नहीं बची। तो अब इस सब में क्या हुआ है कि सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसका आधिपत्य रहे वो बढ़ के रहे, क्योंकि जो ओमान से रास्ता निकल रहा है, अगर हम टेक्निकली बात करें या लीगली बात करें, तो जो जहाज ओमान के टेरिटोरियल वाटर के थ्रू जा रहे हैं उस पे ईरान की कोई से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से नहीं जा रहे हैं। लेकिन ईरान उस रास्ते को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देना चाहता है, क्योंकि उससे जो ईरान की जो कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में केवल उन्हीं का आधिपत्य है वो कमजोर पड़ जाए। तो इसीलिए ये जो झगड़ा शुरू हुआ है वो उसी बात से हुआ है, क्योंकि अमेरिकन ने एक रास्ता निकाला ओमान के थ्रू, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है, उन्होंने हमला किया, उसके बदले में अमेरिका ने उनके ऊपर। अब इसमें क्या है कि दोनों देश, दोनों साइड जो जितने भी ये हमले हो रहे हैं, रिटेलिएशन हो रहा है, कोई पुलिस स्केल वार की बात नहीं कर, केवल कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे पर हमला किया, हम उसके बदले में हाँ, बदले की भावना के साथ वो चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि पहले कहा जा रहा है युद्ध विराम होगा, बातचीत होगी, लेकिन युद्ध विराम बातचीत नहीं हो रही है। अब आगे संभावना देखनी होगी। जिस तरीके से आपने इस पूरी बात को समझाया है, भूषण दीवान सर है सर, जिस तरीके से युद्ध को लेकर बातचीत चल रही है, ये कहा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बातचीत हुई, ईरान अपनी जगह पूरी तरह से अडिग बना हुआ है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि बंदूक के नोक पर वो ईरान को मना ले, लेकिन अब संभावना वो नजर नहीं आ रही। ऐसे में आने वाली परिस्थिति और बाकी देशों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है जिस तरीके से अभी ये हमले किए जा रहे हैं सर? शिवांगी जी, आप जानते हैं पिछले 3 दिनों में इस अमेरिका और ईरान की नई झड़प के कारण जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है 4% बढ़ गए हैं और ये और बढ़ते जाएंगे, और ये तकलीफ सभी को हो रही है। कहते हैं, कहावत ये है कि व्हेन एलिफेंट्स मेक लव और एलिफेंट्स मेक वॉर द ग्रास इज डैमेज्ड। तो हम सब तो उसी हालत में घूम रहे हैं कि हमको इतनी तकलीफ हो रही, सबको, पूरी दुनिया को त्रासदी है। सवाल ये है, जो अमेरिका सोच रहा है कि वो बंदूक के नोक पे ईरान को मनवा लेगा, ऐसा होगा नहीं। आपको तो पता ही है हॉर्मुज़ की जो चौड़ाई है 21 नॉटिकल माइल है, और आपको पता है जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, उसके अंदर 12 नॉटिकल माइल का जो है वो टेरिटोरियल वाटर हर कंट्री का होता है। तो ओमान का भी है, ईरान का भी है, तो 24 से कम है, 21 है। और बात यह है कि ये जो है अनक्लॉस जो होता है उसके तहत ये होता है, कई चीजें होती हैं अनक्लॉस में। अनक्लॉस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, उसमें FONS है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन हाई सीज। जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत ये बात आती है कि नेचुरल वाटरवे है, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, या उदाहरण के तौर पे जैसा मलाका स्ट्रेट है या जिब्राल्टर है, इन पे कोई भी कंट्री पड़ोस का हक नहीं जता सकता। पर सवाल ये है कि जो कर रहा है अमेरिका भी तो गैर कानूनी काम कर रहा है, और अमेरिका ने खुद अनक्लॉज साइन नहीं किया है, ईरान ने तो साइन किया हुआ है पर रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो ये कैसे मनवाएंगे आप? तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। तो इसके चलते मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेशर करने का तरीका है कि 60 दिन के अंदर जो बातें होनी है, तो मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं बताऊं अमेरिका बताए, और मैं ज्यादा ताकतवर हूं ईरान बताए, ताकि नेगोशिएशन जब हो तो कमजोर कोई ना पड़े। ये बात हो रही है 60 दिन के टाइम में, ये गेम, प्रेशर गेम खेला जा रहा है। पर अमेरिका में तो एक बड़ी खतरनाक बात यह है, खतरनाक क्या, अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि ईरान भी आंख बंद करके बैठा नहीं है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के हासिल करने के करीब पहुंचता जा रहा है, वो चुपचाप नहीं बैठा है। अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो मैं समझता हूं लड़ाई बल्कि रुक जाएगी। क्यों? इतना भारी डंडा उनके हाथ में जब आएगा तो लड़ाई रुकेगी, और लड़ाई हुई इसलिए है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता है इतनी भारी लड़ाई शायद ना ही होती, इतनी लंबी लड़ाई ना भी होती। तो ये उल्टी बात है, पर इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। पर ये आप देख लें 1980 से 88 तक 8 साल ईरान इराक वॉर चला, टैंकर्स वॉर भी कहा जाता है। 88 से लेके आज 48 ईयर्स हो गए हैं, और उस दौरान ईरान ने पकड़ लिया इस बात को, क्या कि हमने हॉर्मुज़ को पकड़ना है। उसके लिए बहुत तैयारी की उन्होंने, पूरा कोस्टल जोन अपना ईरान का सदर्न कोस्ट है उसको बहुत फोर्टिफाई किया हुआ है, मिसाइल इंस्टॉलेशन सब लगाई हुई हैं। तो खाली उनको दबाना आसान नहीं है, ऊपर से माइंस भी हैं। माइंस ऐसी चीज होती है, उनको माइंस को बिठाना आसान है, निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्यों? माइंस जो निकालने के टाइम एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, और माइंस के अंदर कोई शिप जो है, मर्चेंट शिप जो है, हिम्मत नहीं करेगा वहां अंदर आने को। तो टक्कर की लड़ाई हो रही है, ये नुकसान की तरफ जा रहा है। शायद, फिर मैं कह रहा हूं, कुछ दिनों में शायद इन दोनों को अकल आए कि बैठ के बात की जाए।
अब सुशील सर, 24 घंटे में इतना हमला किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर देते हैं कि ईरान के 140 ठिकानों पर हमने हमला कर दिया। अगर ये स्थिति बनी रही है, क्योंकि जब अमेरिका हमला कर रहा है तो वहां पर जवाबी हमले में ईरान भी हमला कर रहा है, जब दोनों तरीके से हमले हो रहे हैं तो ऐसे में क्या समीकरण आने वाले समय में बदल सकते हैं? महायुद्ध की आहट तो दिख ही रही है कि ये युद्ध अब और आगे जाएगा। जिस तरीके से दीवान सर कह रहे, हो सकता है कि दोनों देशों को अकल आ जाए और बैठकर बातचीत हो जाए, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है 24 घंटे में हमने देखा कितने ज्यादा जो हमले हैं, कई भारतीय इसमें लापता भी बताए जा रहे हैं, कितना हमला यहां पर किया गया है। तो क्या आने वाले समय में और समीकरण बदलने की संभावना है? देखिए शिवांगी जी, बात यह है कि जब लड़ाई हो रही होती है, हाँ, तो उसमें कहीं भी किसी भी साइड की मिसकैलकुलेशन अगर हो जाए तो वो भड़कने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक दोनों तरफ से केवल ये कहा जा रहा है कि भाई आपने ए किया तो मैंने उसके बदले में बी किया। ये नहीं है कि वो उसके दोबारा वो हमला कर रहे हैं जब तक कि दूसरी साइड का अटैक। तो एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में लड़ाई चल रही है, जो एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन है कि दोनों में ये इच्छा नहीं है दोनों तरफ से कि इस लड़ाई को फुल स्केल वार की तरफ किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खतरा है कि अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो गई, सपोज ईरान का कोई मिसाइल किसी अमेरिकन जहाज को नुकसान पहुंचा देता है, या जो उनके अड्डों पे हमले हो रहा है बहरीन में और कुवैत में, ओमान में, यूएई, उसमें वहां किसी अगर ज्यादा क्षति हो गई तो अमेरिका बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा और उससे फिर लड़ाई भड़के और कम नहीं हो। तो इसलिए ये इस वक्त जो हालात हैं उसके हिसाब से ये कंट्रोल में लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके बढ़ने के कोई पता नहीं लगता कब ये आगे और बढ़ जाए, क्योंकि अगर कहीं से भी मिसकैलकुलेशन हो गई, उनकी संभावना होती है, किसी को नहीं मालूम होता क्या होने वाला है, तो वो अगर हुआ तो ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। उससे न केवल दुनिया के देश, सभी जो जैसे पहले फरवरी में जब लड़ाई चली थी, फरवरी मार्च में, तो मार्च अप्रैल तक उस वक्त जो हालात हुए तेल के और दूसरी चीजों की जो किल्लत हुई, वो फिर दोबारा से संभावना बढ़ जाएगी। साथ साथ गल्फ कंट्रीज जो है, जहां भी अमेरिकन बेसिस, वो फिर से उन पर अटैक होगा और वहां की इकोनॉमी जो उन्होंने सफर किया था पहले, वो फिर से होने की संभावना है अगर कहीं भी मिसकैलकुलेशन हो गई। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है, अभी की जो हालात में ये लग रहा है कि अभी ये इस तरह के कुछ राउंड चलेंगे आपस में, उसके बाद में ये मीडिएटर ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं, वो फिर से आ जाएंगे बीच और इसको बातचीत को फिर से रास्ता देने की बात आगे बढ़ाएंगे। जहां तक 60 दिन वाला ये जो समझौता था, वो तो इस वक्त लग रहा है मुझे कि खत्म हो गया है, वो टूस वो सब खत्म हो गया है, लड़ाई चल रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से और अमेरिका उसके लिए रिटेलिएट करेगा। लेकिन मीडिएटर क्योंकि पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ 4-5 दिन, जैसे कमांडर साहब कह रहे थे, कि कुछ समय के बाद दोनों जो है फिर से मीडिएशन टेबल पे आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी ताकत दिखा दी होगी उस टाइम तक कि भाई, और दोनों को फुल दोबारा से रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये जो है स्टेलमेट है, हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की भी इकोनॉमी की हालत खराब है। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके पास में पैसा आए, क्योंकि वहां जो अभी अटैक हुए हैं वहां की पावर सिचुएशन तो पहले ही खराब थी और हालत खराब ज्यादा हो गई है। बल्कि वहां से ऑफिशियली रिक्वेस्ट आई है, लोगों को अपील जारी की है कि भाई पावर का कंजम्पशन कम करें, ताकि, क्योंकि वहां इस वक्त गर्मी भी बहुत है तो डिमांड बहुत हाई है। तो ऑलरेडी उनका जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो है बहुत उसमें है, वो खराब हालात में है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ईरान भी जो है अल्टीमेटली उनको भी नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों को पहले समझना होगा। अभी भले ही जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जवाबी हमले कर रहे हैं कि तुमने किया तो मैंने भी किया, उस बात पर अभी जो युद्ध चल रहा है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। भूषण दीवान सर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि ईरान उसको नहीं छोड़ना चाहता, उस पर पकड़ बना के रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका भी अपनी शर्तों पर अड़िग है। जिस तरीके से अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर पूरी तरह से प्रेशर बना रहा है, अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहता है, जिस तरीके से हमले किए गए, कहा गया 140 ठिकानों को हमने मार गिराया, कई लोगों की मौत हो गई, तो इस प्रेशर में क्या ईरान दबाव में आएगा? मुझे नहीं लगता दबाव में आएगा। ये दोनों तरफ से
दोनों तरफ से मतलब पगड़ी हिलने वाली बातें हैं। ईरान भी चुप नहीं बैठ सकता है, आईआरजीसी अग्रेसिव है, उनके अंदर अंदर खाने पावर स्ट्रगल चल रही है और वो प्रेसिडेंट की बात भी नहीं सुन रहे, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और सेम अमेरिका भी चुप नहीं बैठ सकता है। जो एम्बेसडर साहब ने सही कहा है कि जो कंट्रोल्ड एस्केलेशन हो रहा है दोनों तरफ से, अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठ सकता है। ईरान ने समझो साइप्रस वाली फ्लैगशिप को उस पर मिसाइल दाग दी और उसमें कुछ 11 तो इंडियन सेलर्स थे, एक नहीं मिला है, 10 तो बचा लिए गए हैं। ये सब बातें हो रही हैं। अगर अमेरिका आंख बंद कर बैठ जाए तो ट्रंप को और भारी नुकसान होगा। उसकी मिड टर्म इलेक्शन होने वाली है, तुमने एक काम क्यों शुरू किया? फिर ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकता है। और नंबर 2, ट्रंप चुप बैठ जाए तो कल को आपको मालूम है पूरी जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्री, ऊपर कुवैत से लेके नीचे यूएई तक, ओमान तक, वो कहती हैं आपने ईरान को कंट्रोल करना है भाई अमेरिका, नहीं तो हमको तंग करेगा आने वाले टाइम में। और मुझे तो लगता है देर सवेर इन कंट्रीज को ईरान के साथ कोएग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। अमेरिका फेल हो रहा है और अमेरिका का वर्चस्व गिर रहा है गल्फ के अंदर, अमेरिका बचा नहीं पा रहा है इनको। इसलिए जो अमेरिका भी चुप नहीं बैठ सकता है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी, अवाम के लिए भी अपने, और गल्फ वालों के लिए भी, उनके जो वो नुमाइंदे हैं देश। ये चीज बढ़ती है, ईरान दबने वाला नहीं है। पर एक चीज और भी है, जो अंदर खाने लड़ाई हो रही है, अगर ये लड़ाई ना होती सपोज समझो, तो ये तो आसान, तो ये बल्कि जिस टाइप से अमेरिका जो है अभी पावर सेक्टर के बाद तो वाटर सेक्टर को भी हिट किया उन्होंने, तो जब वो इस टाइप से कर रहा है तो लोग और इकट्ठे हो रहे हैं, आईआरजीसी के पीछे इकट्ठे हो रहे हैं, यूनिटी बढ़ रही है। अमेरिका को विचार था शायद आपस में टूट फूट हो जाएगी, इतनी जब तबाही होती है, डिससेटिस्फेक्शन होती है, तो शायद बढ़ जाए। ये इकट्ठे हो रहे हैं वो लोग अमेरिका अगेंस्ट। पर क्या करे, अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता इस बात पे कि कुछ न करे, इसलिए बात बढ़ेगी। कुछ मैं एक बात छोटी सी कहना ये चाहता हूं, 2017 में जो JCPOA हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, इसमें न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान के कंट्रोल करने के लिए 6 देशों ने, 5 परमानेंट कमीशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और 6 जर्मनी को मिला के बात की गई थी। उसके तहत ओबामा ने काफी पैसे भी दिए थे ईरान को, और IAEA का इंस्पेक्शन भी होता था। तो अभी तो ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, पैसे दे के बनवा ले। और मैं समझता हूं जो ईरान के इतना भारी नुकसान जो हुआ है, एज ए वन टाइम प्रेसिडेंट, हम लोग गवर्नमेंट भी ऐसे करते हैं विदाउट बिकमिंग प्रेसिडेंट, भाई 6 महीने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई हुई है, ईरान की तबाही हुई है, तो आप जो 2 मिलियन बैरल जो कैरी करता है VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, 2 मिलियन कैरी करता है, उस पर ईरान $2 मिलियन चाहता है। तो मतलब $1 पर बैरल बढ़ता है रेट, 1 का 2, 1.5, 3, 70। तो वो अगर दे दिया जाए उनके हाथ में तो क्या होगा? तो उनको दे दिया जाए तो वॉर रुक जाएगा। नहीं तो इसी नाक की फुंसी दोनों के लिए बनी हुई है, तो वॉर रुकेगा नहीं। और दुनिया सख्ते में आ रही है, 6 महीने के हिसाब से, UNO के हिसाब से, IMO के हिसाब से इस बात को एक्सेप्शन दिया जाए ताकि वॉर तो रुके। हाँ बिल्कुल सर, अब आगे समझना होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हफ्ते 10 दिन में हो सकता है कि संभावना बनी और बातचीत हो दोनों देशों को, हो सकता है कि अकल आ जाए, लेकिन अब ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो खतरे की घंटी बज रही है, अभी जो मिसाइल और ड्रोन का हमला हो रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है स्थिति। अब आगे संभलना होगा, दोनों देशों को बैठकर बातचीत करनी होगी, नहीं तो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था और ये बाकी देशों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, भूषण दीवान सर, सुशील सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।